नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है सामान्य हिंदी मिक्स एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम पूरी हिंदी के एमसीक्यूज़ यहाँ पे कवर कर रहे हैं पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। इस सीरीज़ में आपको हिंदी के हर पार्ट से रिलेटेड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, चाहे वो व्याकरण वाला पार्ट हो, हिंदी भाषा का विकास वाला पार्ट हो, चाहे आपके साहित्य लेखन का हो, पत्र लेखन का हो या शब्दावली को लेकर के हो। ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो देखिए, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किन किन भाषाओं से होते हुए हमें हिंदी भाषा मिली, ये कई बार पेपर में आया है। हिंदी भाषा का विकास क्रम है संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट और अंत में आती है हिंदी। ठीक है, जो संस्कृत है इसे हिंदी की सबसे आदि जननी माना जाता है, यानी भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहते हैं। इसके अलावा हिंदी की आदि जननी संस्कृत को ही कहा जाता है। देवों की भाषा यानी देव भाषा भी किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत को। संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है। पाली भाषा को भारत की पहली देश भाषा माना जाता है। अगर पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन भाषा, आप कहेंगे संस्कृत, और भारत की सबसे पहली देश भाषा तो आप कहेंगे पाली। पाली के बाद प्राकृत आती है। ध्यान रखना, इस पाली को पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बाद प्राकृत का उद्गम हुआ, तो पाली को पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है। हिंदी की जननी अगर पूछा जाएगा, हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। आदि जननी पूछेगा तो संस्कृत, और हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश। किस अपभ्रंश से आई है हिंदी? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद आती है अवहट। अवहट को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, किस भाषा को अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं? वो अवहट को कहते हैं। ठीक है, और अंत में आती है फिर हिंदी। ये इसका सही विकास क्रम है। एक सवाल और आपसे यहां से बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। हिंदी के बाद भारत में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? बांग्ला। दूसरी और तीसरी आपको पता होनी चाहिए, और तीसरी है मराठी। ठीक है, अगला, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राजभाषा यानी कि सरकारी काज में, सरकारी कार्यों में आधिकारिक तौर पर किस भाषा का इस्तेमाल होगा? वो होगी राजभाषा। कौन है हमारी राजभाषा? हिंदी। ठीक है, हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था, घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यही सवाल अगर बन जाए कि हिंदी को राजभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता या संवैधानिक मान्यता कब मिली? ये मान्यता उसे संविधान लागू होने के साथ मिली 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 3 स्टेटमेंट हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पे सही है। पहला, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, क्या ये आपका सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम होते हैं। यहां पर सर्वनाम के भेद पूछे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये दूसरा, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवां प्रश्नवाचक और छठवां निजवाचक। ये 6 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, दूसरा, सर्वनाम में कारक 7 ही होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता। देखिए, कारक क्या होते हैं? कारक हमारे संज्ञा और सर्वनाम इनके साथ लगते हैं और इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, क्रिया के साथ बताते हैं। जो संज्ञा के साथ लगते हैं उनको विश्लिष्ट कहते हैं, जो सर्वनाम के साथ लगते हैं उनको संश्लिष्ट कहते हैं।
हिंदी भाषा में आमतौर पे कारकों की संख्या 8 मानी गई है, लेकिन जो सर्वनाम के साथ आते हैं ऐसे कारकों की संख्या 7 है। वही 7 हैं जो हिंदी में है नॉर्मली, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारण, अधिकरण कारक, लेकिन सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। ये वाला सही है। सर्वनाम में लिंग के कारण बदलाव नहीं होता, क्या ये वाला सही है? देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि संज्ञा में लिंग के कारण, वचन के कारण बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता है। सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। सर्वनाम में पुरुष के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे परिवर्तन होते हैं, लेकिन लिंग के कारण सर्वनाम में बदलाव नहीं होता। जो हमारे सर्वनाम है, जैसे यह हो गया, वह हो गया, वो हो गया, ये आप चाहे किसी भी लिंग के लिए इस्तेमाल करें, ये एज इट इज ही आएंगे। आपको पूछा है कौन सा सही है, यहां पर हमारे तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सर्वनामिक वाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं विशेषण के, ऑप्शन सी। अगला कथन है, विशिष्य विशेषण संज्ञा से पहले आता है और कारण विधेय विशेषण संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आता है। देखिए, विशेषण के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है जहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको एक वाक्य दे देता और कहता है इनमें से विशिष्य विशेषण बताइए, विधेय विशेषण बताइए। विशिष्य विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं, यानी संज्ञा के पहले आने वाले विशेषणों को विशिष्य विशेषण कहते हैं। और ऐसे विशेषण जो संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आते हैं उनको कहा जाता है विधेय विशेषण। कथन यहां पर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये जो होता है, ये संज्ञा से जो पहले आते हैं इनकी वजह से नहीं आते, तो कारण ये नहीं है। कथन दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता। क्रिया का विभाजन कितने प्रकार से होता है? देखिए, क्रिया का विभाजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है, यहां पे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रिया का विभाजन 2 आधार पे होता है, कर्म, रचना या बनावट के आधार पे या फिर प्रयोग के आधार पे। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ये आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, सामान्य क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो बेसिक आपकी शब्दावलियां हैं या जो बेसिक आपके टॉपिक है व्याकरण के, जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गए, उनके भेद को लेकर के या उनसे जुड़े विशेष कॉन्सेप्ट को लेकर के। यहां पर है भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद माने जाते हैं? हिंदी में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भूतकाल, जिसमें क्रिया भूतकाल में हुई है वो हमें साफ साफ पता चल जाता है, जैसे राम गया, लड़का आया, बच्चा गया, इस प्रकार। दूसरा होता है आसन्न भूत, यानी जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है लेकिन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, जस्ट अभी अभी हुई है। तीसरा होता है पूर्ण भूत, जिसमें क्रिया को हुए काफी समय हो गया है। चौथा होता है अपूर्ण भूत, जिसमें क्रिया भूतकाल में तो हुई थी लेकिन वो पूरी हुई या नहीं हुई उसकी जानकारी नहीं है। जैसे लड़के आ रहे थे तो भूतकाल में ये क्रिया चल रही थी, अब आए नहीं आए उसकी जानकारी नहीं है। पांचवा होता है संदिग्ध भूत, जिसमें क्रिया के होने पर संदेह बना होता है, यानी क्रिया भूतकाल में हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता, कि बच्चा आया होगा, बस आई होगी, इस प्रकार से। और छठवां होता है हेतु हेतुमद भूत, जिसमें एक क्रिया के ना होने से दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है। ठीक है, यानी एक क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड करती है, उसे कहते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, अगर पूछेगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं हिंदी में, वर्तमान के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद और भूतकाल के 6। ठीक है, अगला अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के आपके टोटल 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद होते हैं अव्यय के, जहां से सवाल बन जाता है। ठीक है, अगला है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया या विशेषण इनकी विशेषता बताते हैं। ये जो दूसरे क्रिया विशेषण होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, यहां पर एक उदाहरण दिया है, हवा धीरे धीरे चलती है में जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। आपने डायरेक्ट वाक्य के अंदर क्रिया को ढूंढना है कि क्या काम यहां पे हो रहा है।
आपने यहाँ पे देखा चलने का काम हो रहा है। इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, कैसे चला जा रहा है, धीरे धीरे। तो जो चलने की विशेषता बताए यानी जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। इसी परिभाषा को यहाँ पे सही बताया गया है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए वाक्य रचना को लेकर के भी कई सवाल बन जाते हैं। रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा और संयुक्त वाक्य होता है। अगर आपसे पूछा होता अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य आपके 8 होते हैं, जिसमें विधिवाचक वाक्य आता है, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल सही है। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य और जो कुछ उसके बारे में कहा जाए वो विधेय। दूसरा है मिश्र वाक्य, इसमें एक मुख्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये भी सही है। जो मिश्र वाक्य होते हैं इनको किस शब्दों से जोड़ा जाता है, इनको जो, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, इन शब्दों से जोड़ा जाता है। तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य, इनको और, परंतु जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है और भी जैसे इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरना, अथवा, परंतु ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, आपको पूछा है कौन सा सही है, सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। संधि के कितने भेद होते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। संधि के देखिए कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है हमारी विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, केवल 3। अगर पूछा होता स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तब इसके 5 भेद आपने बताने थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयाधि संधि। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर से दीर्घ बनता है। यानी दीर्घ संधि में अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, चाहे वो आ जाए, चाहे वो ई आ जाए, चाहे वो उ आ जाए, और इसके बाद अगर सेम स्वर आ जाए, कोई आ के साथ बाद आ ही आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी से तो बनती है दीर्घ संधि। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। गुण संधि में आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है, ये वाला भी बिल्कुल सही है आपका। विसर्ग संधि के बाद अगर च या छ हो जाए तो विसर्ग श हो जाता है। देखिए विसर्ग संधि के कुछ स्पेशल नियम होते हैं। इस नियम पर एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था, उसे हम आगे अभी कवर करेंगे। अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ आता है तो वो विसर्ग हट जाता है और इस च या छ का श हो जाता है, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही विसर्ग के बाद अगर ख, ख, इसके अलावा प, फ, ये वर्ण अगर आते हैं विसर्ग के बाद तो इनमें क्या होता है, विसर्ग एज इट इज बना रहता है। जब हम विसर्ग संधि वाले टॉपिक को देखेंगे इन नियमों को और डिटेल से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद कीजिए कि जब च या छ आ जाएं विसर्ग के बाद वो श में कन्वर्ट हो जाता है, जो विसर्ग वहां पे लगे होते हैं। अगर विसर्ग के बाद ये शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, तो विसर्ग वैसा ही लगा रहेगा। और अगर विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये षटकोण वाली श में कन्वर्ट हो जाता है विसर्ग में। ठीक है, जो विसर्ग होता है वो षटकोण वाली संधि, षटकोण वाले वर्ण में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां पर भी आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला, नी प्लस रोग का सही संधि विच्छेद। यहां पर सही संधि क्या होगा ये आपने बताना। ये संधि विच्छेद है, इसका सही संधि आपने बतानी थी। अब देखिए ये वैसा ही सवाल है जो मैंने कहा, विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जिनको लेकर पेपर में सवाल बना है। यहां पर विसर्ग के बाद रा आया है। ध्यान रखेंगे जब विसर्ग के बाद रा वर्ण आता है तो विसर्ग से पहले आने वाली जो मात्रा होती है अगर वो ह्रस्व है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दीर्घ में। यहां पर क्या होगा, यहां पर मात्रा कैसी थी, ह्रस्व, तो ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी आपका एज इट इज रहेगा। यानी इसका सही आंसर ये होना था। ठीक है, अगर यहां पर का होता तो क्या होता, तब आप इसको ऐसे ही लिखते। तो ये कुछ नियम थे जो हमने ऊपर देखे, ये वाला पेपर में आया था। अगला,
निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। अलंकार को लेकर के ये सवाल आया है। पहला, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जैसे हम मुंह की तुलना चांद के साथ करते हैं तो मुंह क्या है? उपमेय, और चांद क्या हुआ? उपमान। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में मुंह को ही चांद यानी उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं। क्या ये सही है आपका? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या तो उसे मान लिया जाता है या उपमेय में यानी मुंह में चांद की संभावना व्यक्त की जाती है कि उसी की तरह है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार में निर्जीव पर सजीव का आरोप होता है, यानी निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु की तरह चित्रण किया जाता है कि जैसे पेड़ बोल रहे हों, चिड़ियाएं बोल रही हों, इस प्रकार से जहां पर इस तरह का आपको भाव मिले वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहां पर आपके दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? देखिए, देवनागरी लिपि के स्थान पर आपको रोमन लिपि को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा देवनागरी लिपि में जो 5वें अक्षर होते हैं यानी पंचमा अक्षर होते हैं उनके बदले अनुस्वार का इस्तेमाल किया जाए, ये सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को लेकर एक सवाल आता है कि किसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है? देखिए, यहां पर जो अनामिका है निराला की पहली कविता संग्रह, इसे माना जाता है उनकी रचना है। इसके अलावा जो गीतिका है ये भी उन्हीं की रचना है। परिमल ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। तो चतुरी चमार जो है यह इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो ये चतुरी चमार है रचना निराला की ही है, लेकिन उनका कहानी संग्रह है। आपसे काव्य पूछा था, ये तीनों काव्य हैं, ये उनका कहानी संग्रह है। तितली के रचनाकार कौन है? अब तितली जो ये उपन्यास है ये किसकी रचना है? तो देखिए, यह जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद के 3 ही इंपॉर्टेंट उपन्यास आपने ध्यान रखना है। 3 इनके उपन्यास हैं, जिसमें एक का नाम है कंकाल, एक का नाम है तितली और एक का नाम है इरावती। जो इरावती है वो जयशंकर प्रसाद का अधूरा यानी अपूर्ण उपन्यास है। तो ये है क्या? ये उपन्यास और किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इनके जो दूसरे उपन्यास हैं जैसे चारुचंद्र लेखा हो गया, पुनर्नरवा हो गया, अनामदास का पोथा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, इन्हीं के उपन्यास हैं। अगला, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? देखिए, जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है पुरस्कार। इसी पुरस्कार कहानी का एक फेमस पात्र है जिसका नाम है मधुलिका। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं के जो पात्र हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे उनका एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है आकाशदीप। इसके पात्र का नाम है चंपा, इसको ध्यान रखेंगे, यानी इसकी जो नायिका है उसका नाम। जो गुंडा है इनकी कहानी, उसमें नन्हकू सिंह और घीशू ये 2 व्यक्ति शामिल थे। ये 2 इसमें पात्र हैं जहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, हिंदी भाषा के विकास को देखा, व्याकरण के सवालों को देखा। बहुत जल्द आपको इस सीरीज में और भी ज़्यादा मिश्रण सवालों का देखने को मिलेगा, हर सेक्शन के सवाल देखने को मिलेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जहां से अगर सवाल आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे सवालों को देख रहे हैं। धीरे धीरे इसमें आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मिश्रण देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।